Hello friends. Now today we are going to start our new chapter. In the last lecture we completed our chapter 15. जितने टॉपिक हमने कवर किए हैं आपको सिर्फ उतने ही टॉपिक करने हैं, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में उतने ही टॉपिक है. ओके. सो यहाँ पे आपके लिए एक केमिस्ट्री का चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट द क्वेश्चन इज व्हाट इज एटम्स, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स. ये आपको पता होना चाहिए कि एटम्स क्या है और मॉलिक्यूल्स क्या है. अब मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. कोई एक ब्रिक्स है, अ सिंपल सिंगल ब्रिक, ठीक है. अगर ब्रिक को आप डिवाइड कर दो 2 पार्ट में, फिर उस 2 पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, फिर उससे भी ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करो, फिर जो छोटा सा जो ब्रिक का पीस बचता है उसको क्रश कर दो, यानी छोटे छोटे जो कण होते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाएंगे. यानी हम ले लीजिए सॉल्ट ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, तो क्या होता है कि वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ठीक है. अगर मान लीजिए कि उसमें से मैं एक सिंगल सा अगर मैं पीस ले लूँ, ईंट को हमने क्रश किया, ठीक है, फिर वो जो बचता है, जो ग्राइंडिंग मटेरियल है, जब हमने उसको क्रश किया है तो उसका एक छोटा सा कोई भी एक कण ले लीजिए, तो वो क्या है, वो एटम्स है. एक सिंपल सा ब्रिक का एक छोटा सा पार्ट, उसको बोलते हैं एटम्स. और बहुत सारे एटम्स अगर मिल जाते हैं तो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आपको समझ में आ गया. यानी अगर आप सोल्ट ले लीजिए तो सोल्ट में उसका जो एक पार्ट है छोटा सा, ठीक है, एक पॉइंट जैसा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एटम्स हो गए. और अगर बहुत सारे सोल्ट्स के अगर एटम्स मिक्स हो गए तो वो क्या बन जाएंगे, मॉलिक्यूल्स. ओके. यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री है, वो हम देख लेते हैं. ओके. सबसे पहले बहुत पहले की बात है कि इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर थे, उनको बहुत ही सरप्राइज, वो उसको इसको जानने के लिए बहुत ही उत्सुक थे कि ये जो है वो मैटर के फॉर्म में कैसे है. ठीक है, मैटर के जो कोई भी फॉर्म थे जो दिख नहीं रहे थे, उनके लिए सोचना और वो कैसे बनते हैं, ये सब सरप्राइज था साइंटिस्ट के लिए. फिर एक इंडियन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था महर्षि कणाद, या नाम है वो याद रखिए. उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया. क्या दिया, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, यानी उसको पदार्थ भी बोलते हैं, डिवाइडिंग मैटर, वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक है, अगर कोई मैटर को हम डिवाइड करते जाते हैं छोटे पीस में, तो उसका जो एक स्मॉल पार्टिकल बचता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, एटम्स होता है. अब समझ में आ गया, जो स्मॉलर पार्टिकल होता है. अल्टीमेटली a stage will come when we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. अब लास्ट में ये जो पार्टिकल बचता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. जो लास्ट में बचा है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इस तरह जो भी पार्टिकल से उसको नाम दे दिया परमाणु. ठीक है. फिर एक और साइंटिस्ट था, लेकिन वो ऐसा कुछ नाम है, देखिए, पकुधा कात्याप में. तो कात्याय में तो ये उसने एक पोस्टुलेट दिया था, लेकिन वो उसको प्रूव नहीं कर पाया, इसलिए हमें उसकी कोई बात है वो नहीं लेनी है. ठीक है.
अब आगे जाते हैं। अब उसी समय में फिर एक साइंटिस्ट है, यहाँ पे नाम लिखा है, देखिए, डेमोक्रेट्स और ल्यूसिफस। तो उन्होंने भी कहा कि जो कोई भी, यहाँ से देखिए, इफ यू गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। कि वो क्या कह रहे हैं कि पार्टिकल्स को अगर हम डिवाइड करते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसका जो है पोस्टुलेट है वो नहीं सक्सेस हुआ, ठीक है, वो फेल हो गया। सो हमें उसकी बात हमें ध्यान में लेनी ही नहीं है, हमें सिर्फ महर्षि कणाद की बात ही याद रखनी है। बाय द एंड ऑफ 18th century, scientists recognize the difference between elements and compounds and naturally becomes interested in finding out how and why elements combine and what happens when they combine। अब जो 18th सेंचुरी थी, वहाँ पे 18th सेंचुरी में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिमेंट से और कंपाउंड से तो उनके बीच क्या क्या डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये जो साइंटिस्ट थे एंटोनी एल लेवोइजर, उन्होंने फाइनली केमिकल कॉम्बिनेशन का एक, जिसको कहते हैं एक जो बेस होता है वो क्रिएट किया इस साइंटिस्ट ने। तो ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है वो हमें इस सिलेबस में 2 टाइप्स के हमें लर्न करने हैं। फर्स्ट है, यहाँ पे आ जाइए, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। फिर से क्या बोल रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब क्या है लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास? उसके लिए एक एक्टिविटी है। मान लीजिए कि हमने 2 सब्सटेंस लिए हैं, यानी फ्लास्क में, देखिए यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन लिया है वो हम देखिए यहाँ पे 3 टाइप के हैं, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, लेड नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो हम कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि ये कॉपर सल्फेट हमने लिया है जिसका फॉर्मूला है CuSO4, और यहाँ पे सामने है सोडियम कार्बोनेट, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक 10 ml का जो सॉल्यूशन है वो हमें प्रिपेयर करना है। एक है कॉपर सल्फेट और एक है सोडियम कार्बोनेट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्रिपेयर हमें ऐसे करना है कि मान लीजिए कि अगर हमने X यहाँ पे कॉपर सल्फेट का अगर सॉल्यूशन लिया है तो वो हम टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ठीक है। और जो Y जो सॉल्यूशन हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, वो हम नीचे फ्लास्क में लेंगे और ऊपर हम कॉर्क लगाएंगे। अब ऐसा इसलिए करना है क्योंकि हमें दोनों को मिक्स नहीं करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या करना है। हमें क्या करना है कि हमें अब क्या क्या करना है कि देखिए कि सबसे पहले हमें फ्लास्क का वेट कर लेना है, ठीक है, कि फ्लास्क को हम केयरफुली वेट कर लेंगे। फिर उसको टिल्ट करना है, यानी थोड़ा सा एक तरफ रख देना है। एक तरफ ऐसे अगर हम टिल्ट करते जाएंगे तो धीमे धीमे जो सॉल्यूशन X और Y है वो मिक्स होते जाएंगे। फिर हमें फिर से वेट करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस के दौरान हमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई एक केमिकल रिएक्शन होगी उसके अंदर, ठीक है। तो फिर से हमें वेट करना है और हमें देखना है कि अगर उसका जो हमने वेट किया है क्या उसमें कोई डिफरेंस होता है। तो जब हम वेट करेंगे तो वेट है ऐसा का ऐसा ही रहेगा जैसा हमने पहले किया था। तो ये क्या हमें कहना चाहते हैं कि हमें ये कहना चाहता है कि मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने X और Y जो भी सॉल्यूशन हमने लिए हैं, क्या क्या लिए, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट। तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है इन दोनों के बीच, तो अगर कोई, यहाँ पे देखिए इसका लॉ लिखा है
देखिए यहाँ पे मैं आपको लाइन कर देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या है स्टेट्स, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। उसको, जो भी मास है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ऐसा होता है। तो ये जो है स्टेटमेंट, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन का, कि अगर हम कोई भी मटेरियल ले ले एक्स और वाई का, तो हम कोई भी ट्राई कर ले, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आपको पता चल गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो हमें लर्न करना है। सो इट इज द मोस्ट आईएमपी लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब मैं आपको एक इससे ये जो नेक्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको याद करना होगा कि आपने लास्ट स्टैंडर्ड में क्या क्या लर्न किया था। आपने एटॉमिक नंबर्स लर्न किए थे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकंड, थर्ड लिथियम, फोर्थ बेरिलियम, फिफ्थ बोरॉन, सिक्स्थ कार्बन, सेवन्थ नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन और 10 नियॉन। तो ये जो 1 से 10 है वो क्या है, वो उसके एटॉमिक नंबर्स है। फिर जो एक डिफरेंट आएगा, अब एक और है जो उसका एटॉमिक मास होता है, वो हमें अलग से लर्न करना है। अब एटॉमिक मास क्या है कि वो जो कोई भी हम लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कोई भी एलिमेंट्स ले लो आप। ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, तो उसके जो एटॉमिक मास होते हैं वो फिक्स वैल्यू होते हैं। याद रखना, ये फिक्स वैल्यू होते हैं, हम कोई इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसका एटॉमिक मास भी 1 है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी एटॉमिक नंबर से वही एटॉमिक मास होंगे। वो दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं। मैं आपको थोड़े से एटॉमिक नंबर से वो धीमे धीमे आपको मैं यहाँ पे, देखिए आपको ये लर्न करना है। देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास लिखा है, ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। ये फिक्स वैल्यू है, ऐसे ही हमें याद रखना है। हाइड्रोजन ऑफ एटॉमिक मास इज कॉल्ड 1, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 और कैल्शियम है 40। तो ये जो भी एटॉमिक मास है वो हमें हमारे जो क्वेश्चंस है उनको लर्न करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज कुछ ज़्यादा नहीं टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो लॉ है, ये जो चैप्टर है, थोड़ा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो हम भले ही अगर थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का हम लॉ लर्न करेंगे। क्योंकि क्या है कि जब हम लॉ स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे ये सभी लर्न करना है और यहाँ से जो डाल्टन्स की जो थियोरी है वो भी हमें लर्न करनी है। तो ये कंबाइन है। अगर मैं यहाँ अभी तक टॉपिक है स्टार्ट करूँगा तो वो पूरा नहीं होगा, इसलिए वो हम एक साथ लेंगे। सो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर्स के जो टेबल है 1 से 20 तक, वो आपको सबसे पहले लर्न कर लेना है। ठीक है, वो 8 स्टैंडर्ड में भी आया था। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। फिर आपको क्या करना है, ये जो एटॉमिक मास है, जो नंबर्स है, ये जो टेबल है आपको 2 टाइम्स है वो बुक में लिख लेना है। और ये सभी एटॉमिक मास आपको रिमेंबर कर लेना है
ठीक है, मैं आपको पूछूंगा अगर कार्बन का एटॉमिक मास क्या है तो आप मुझे कहेंगे 12। मैं कहूँगा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है तो वो आपको कहेंगे 14। तो सिर्फ इतना आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, चैप्टर 15 की PDF मैं आपको भेज दूंगा। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से 3.1.2 के साथ स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।